नमस्कार। धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे पृथ्वी के एक ऐसे सुरक्षा कवच के बारे में जो पृथ्वीवासियों को, उसमें मानव भी है, उसमें बाकी जीव भी हैं, उसमें पेड़ पौधे भी हैं, उसमें फसल भी हैं, सभी को जो है बहुत बीमारियों से, बहुत समस्याओं से बचाने का जो है वो काम करता है। उस सुरक्षा चक्र के बारे में हम बात करेंगे। उसका नाम है ओजोन। जी हाँ, हम ओजोन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ओजोन छिद्र क्या है, ओजोन छिद्र करने वाली गैसें कौन कौन सी है, और ओजोन छिद्र से क्या नुकसान जो है मानव को या पृथ्वीवासियों को होता है, उन सब की चर्चा हम आज करने वाले हैं। और वीडियो के अंत में दोस्तों हम बात करेंगे कंपटीशन लेवल के एग्जामों में आए हुए उन प्रश्नों की जो ओजोन छिद्र को लेकर के आए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन ये पक्का है कि 99% एग्जामों में यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अलग टॉपिक है, इसलिए करते हैं इसकी चर्चा हम। ओजोन छिद्र, देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में यूं तो पृथ्वीवासियों के लिए बहुत सारे सुरक्षा कवच है, बहुत सारे ऐसे घेरे बने हुए हैं जो जीवों को, ब्रह्मांड की जो अन्य चीजें हैं उनसे बचाने का काम करती हैं। लेकिन उनमें से ही एक अलग ही प्रकार का घेरा है, अलग ही प्रकार का सुरक्षा कवच है, जिसका नाम है ओजोन। ओजोन क्या है, तो अपन सबसे पहले जो चर्चा इसमें करने वाले हैं वो करेंगे ओजोन के बारे में कि ओजोन है क्या। दरअसल ओजोन परत क्या है। आप सभी ने ओजोन का नाम कभी न कभी सुना होगा, ओजोन परत के रूप में सुना होगा कि ओजोन परत ये है, ये क्या है। तो देखिए, ओजोन परत क्या होती है दोस्तों, ये है अपनी पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी, अर्थ। और हम जानते हैं अभी तक जितने भी जो स्रोत मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, वो मिले हैं कि पृथ्वी पर जीवन है अभी तक जो है। बाकी रिसर्च अभी चल रही है। तो पृथ्वी पर जीवन है और उस जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे सुरक्षा कवच पृथ्वी पर है। ऐसे ही सुरक्षा कवच का नाम है ओजोन परत। पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है और वायुमंडल को अलग अलग चक्रों में, अलग अलग जो है परतों में बांटा हुआ है। वो कौन कौन सी है, तो पृथ्वी के बाहर सबसे बाहर जो एक परत है, या जो सबसे बाहर का क्षेत्र है, सबसे पृथ्वी के ठीक बाहर, तो उसका नाम है क्षोभ मंडल। हम ठीक इसके पास में लिखेंगे क्षोभ मंडल। क्या नाम है, क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसका, इसके ठीक ऊपर, उसका नाम है क्या, यहां लिखेंगे समताप मंडल। समताप मंडल। ठीक इसी तरह से फिर इसके बाद जो परत है वो कौन सी है, उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल, ठीक है, समताप के ठीक ऊपर। इसके अलावा मध्य मंडल के बाहर कौन सा है, आयन मंडल। जी हाँ, आयन मंडल, जहां से जितनी भी जो मोबाइल की रेडिएशन है वो टकरा करके पुनः हम तक आती है। जो मोबाइल की जो कनेक्टिविटी संभव हो पाती है वो आयन मंडल के कारण हो पाती है। और इसके ठीक सबसे बाहर जो है उसका नाम है बहिर्मंडल। क्या नाम है, बहिर्मंडल। इस प्रकार से ये 5 मंडल हैं जो पार्ट हैं इस वायुमंडल के, एक तरह से पूरा, ठीक है। अब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनमें हम कहें कि ओजोन परत कहां पर है, तो इन सभी में ओजोन परत जो है वो है समताप मंडल में। किस में है, समताप मंडल। तो समताप मंडल को ही एक नाम और देते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, तो इसकी ऊंचाई है, आप मान के चलो 10 किलोमीटर से लेकर के, और ये लगभग 55 से 60 किलोमीटर के मध्य जो है वो क्षेत्र आता है। कौन सा, समताप मंडल का या स्ट्रेटोस्फीयर का क्षेत्र आता है। और इस 10 किलोमीटर से लेकर के और 55 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ही एक गैस है जिसे बोलते हैं हम O3, या इसे ही बोलते हैं ओजोन गैस। क्या बोलते हैं, ओजोन गैस। यानी कि हमारा जो पहला प्रश्न है कि ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत क्या है, इस पृथ्वी से ऊपर जो समताप मंडल है जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर नाम देते हैं, इस स्ट्रेटोस्फीयर
में लेकर 10 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक इसका दायरा है। तो 10 से 55 किलोमीटर के अंदर ही एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन, O3 गैस। और O3 जो गैस है, ओजोन जो गैस है, ये गैस बनती कैसे है? तो ये ऑक्सीजन, एक तो O2 प्लस में एक नवजात ऑक्सीजन, इन दोनों के संयोग से बनती है O3 गैस। तो इस प्रकार से ये O3 गैस बनती है और ये O3 गैस समताप मंडल में इसकी सांद्रता पाई जाती है। लगभग कितनी पाई जाती है? इसकी सांद्रता होती है कितनी? 300 डॉब्सन DB, ठीक है, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं 300 डॉब्सन। डॉब्सन इसकी यूनिट है, अभी बताएंगे इसके बारे में भी। डॉब्सन यूनिट या डॉब्सन इकाई, ठीक है। 300 डॉब्सन होती है इसकी मात्रा सामान्यतः जो है, अगर छिद्र नहीं हो तो 300 डॉब्सन इसकी जो है मात्रा पाई जाती है, सांद्रता पाई जाती है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में। और समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक है? 10 किलोमीटर से लेकर के 55 किलोमीटर तक। उसमें कौन सी गैस है? ओजोन गैस। ओजोन गैस को किससे लिखा जाता है? O3 से। ऑक्सीजन को लिखा जाता है O2 से। जो हम प्राणवायु ऑक्सीजन लेते हैं उसको किससे लिखते हैं? O2 से। और ओजोन को किससे लिखते हैं? O3 से। तो ये है ओजोन, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि चलो ओजोन जो परत है वो क्या है, हमें पता लग गया। किस मंडल में है ये हमें पता लग गया। अब सवाल आता है कि इस ओजोन का, O3 का कार्य क्या है? कार्य क्या है, ये सवाल हम सबके मन में आ रहा होगा कि ओजोन परत, ओजोन लेयर है क्या दरअसल। तो दोस्तों ओजोन लेयर हो गया। O3 का कार्य क्या है? ये जो O3 है वो जीवों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है। हम जानते हैं सूर्य का जो प्रकाश है, उस सूर्य के प्रकाश में एक हानिकारक किरण भी है जिसका नाम है पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें। इसको क्या बोलते हैं? ये जो सूर्य है, ये अपन ने सूर्य बनाया यहाँ पर छोटा सा, ये जो सूर्य है, तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है, इन प्रकाश की किरणों में एक घातक किरणें और होती हैं जिनको बोलते हैं UV रेज, या इन्हें बोलते हैं पराबैंगनी। क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें भी जो हैं वो पृथ्वी पर आती है सूर्य से, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है आपकी जो ये ओजोन परत जो है, ओजोन गैस की जो सांद्रता है O3, ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली इन हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है खुद के अंदर। कितना एब्जॉर्ब करती है? लगभग 98% भाग को, 98 का मतलब लगभग पूरा ही हो गया, 2% छोड़ती है, लगभग 98% भाग को ये जो ओजोन परत है वो पृथ्वी पर आने से पहले ही समताप मंडल में अवशोषित कर लेती है। तो ये बहुत बड़ा काम है किसका? ओजोन परत का या O3 गैस का, ठीक है। तो ये काम हो गया इसका। अब सवाल आता है कि भाई हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा अगर ये अवशोषित नहीं करती तो क्या होता? तो नहीं करती तो ये लगाओ कि बहुत बड़ी परेशानी पृथ्वीवासियों के लिए हो जाती। हम सब जो जीवित हैं आज, वो जीवित नहीं हो पाते, तरह तरह के रोग हो जाते। क्या क्या रोग होते देखिए इधर। तीसरा पॉइंट क्या है? UV के दुष्परिणाम। UV के दुष्परिणाम क्या है? क्या है मतलब अगर ये पृथ्वी पर आ जाती है मान लो, तो क्या नुकसान है इससे? तो इससे क्या क्या नुकसान है देखिए दोस्तों। अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर जीवों में भयंकर रोग उत्पन्न कर सकती है। जैसे सबसे पहले क्या कर सकती है, अगर ये आती है तो मानव में एक रोग होता है। सबसे पहले मानव की बात करते हैं क्योंकि मानव के लिए पढ़ाई कर रहे पर मानव है ना, ठीक। तो सबसे पहले मानव के लिए बात करेंगे। तो ये क्या दुष्परिणाम करती है? सर्वप्रथम तो मानव में एक जीन होता है, मानव में जीन होता है जिसे बोलते हैं ऑनका जीन। ऑनका जीन, तो जीन क्या है? कोशिका के गुणसूत्रों में एक संरचना पाई जाती है जिसे जीन बोलते हैं। एक जीन एक विशेष रोग के लिए या विशेष जो है किसी खूबी के लिए, गुण के लिए उत्तरदायी होता है एक जीन, ठीक है। जोहानसन ने जिसे खोजा। तो मानव में ऑनका जीन होता है, ये ऑनका जीन क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होने पर ये ऑनका जीन कारण होता है किसका? कैंसर का कारण होता है। त्वचा संबंधी या ब्लड संबंधी विभिन्न प्रकार के कैंसरों का कारण होता है ऑनका जीन। तो ऑनका जीन सक्रिय हो जाता है किससे? अल्ट्रावायलेट के पृथ्वी पर आने से। पहला दुष्परिणाम।
उसके बाद देखिए और क्या होता है, हम मानव जो नेत्र है, मानव नेत्र में कॉर्निया जो भाग होता है, जो दान किया भी जाता है मृत्यु के बाद में, ये जो कॉर्निया है ये क्या है, कठोर होने लग जाता है। ये कठोर होने लग जाता है। कठोर होने से क्या है कि नेत्रों की जो दृष्टि है वो धुंधली हो जाती है, व्यक्ति को स्पष्ट साफ दिखाई नहीं देता। तो ये भी किस कारण से होता है, ये भी पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर आने से होता है। दो कारण दुष्परिणाम हो गए। और देखिए क्या है, इसके अलावा ये जो अल्ट्रावायलेट है ये क्या करती है, पादपों में भी विभिन्न परेशानियां खड़ी करती है। पादपों में जो उत्पादकता है, फसलों की जो उत्पादकता है, उत्पादकता में कमी लाने का काम भी ये करती है, इसमें कमी हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं त्वचा संबंधी रोग, वह त्वचा संबंधी कैंसर जो है वो इससे हो जाता है, त्वचा संबंधी रोग इससे हो सकता है। इसके अलावा इससे और क्या होता है, उत्परिवर्तन। इसमें देखा गया कि जीवों में उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटेशन। जीवों में अचानक होने वाले बदलाव जो कि गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। उत्परिवर्तन मैक्सिमम गलत ही होते हैं, तो उत्परिवर्तन हो जाता है जीवों में। उत्परिवर्तन का मतलब यह है कि अचानक किसी के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो गए, जैसे ब्लड कैंसर है, उत्परिवर्तन एक प्रकार का अचानक बदलाव हो जाता है उसमें पूरी जेनेटिक संरचना में। तो इस प्रकार से उत्परिवर्तन हो जाता है और कोई भयंकर रोग या कोई विशेष जो है अंग उसमें प्रभावित हो सकता है। तो उत्परिवर्तन भी किससे होता है, अल्ट्रावायलेट का ही एक दुष्परिणाम है। इसके अलावा दोस्तों और इससे विभिन्न जीवों में, बाकी जो जीव हैं एनिमल से, उनमें भी रोग हो जाते हैं, फसलों की पैदावार में कमी हो जाती है। ये सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है किससे कारण से, अल्ट्रावायलेट के आने के कारण। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो इन अल्ट्रावायलेटों को रोकने का काम करती है कौन, ओजोन परत काम करती है। ठीक है, अब हम कहेंगे ठीक है ओजोन परत क्या है पता लग गया हमें, और इसका कार्य क्या है पता लग गया। यूवी अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी के दुष्परिणाम क्या हैं, पराबैंगनी जो है ये है, यूवी को अल्ट्रावायलेट भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। इसके दुष्परिणाम क्या है ये हमें पता लग गया। अब हमें देखना ये है कि जब ये सारी चीजें हैं तो ओजोन छिद्र फिर कहां से आ गया, ओजोन छिद्र क्या है। तो अब हम जानेंगे ओजोन छिद्र के बारे में। O3 छिद्र जो टॉपिक और थंबनेल भी है, ओजोन छिद्र। दोस्तों ओजोन छिद्र, ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको रोकने का काम O3 करता है। किसी कारण से इस O3 में कमी आ जाए, किसी भी कारण, वो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, वो कृत्रिम जो है मानव द्वारा निर्मित कोई कारण हो सकते हैं, उनके कारण ओजोन की जो सांद्रता है जो कि कितनी होती है, अभी हमने देखा ओजोन की सांद्रता 300 डॉप्सन जो है, 300 डॉप्सन। इस 300 डॉप्सन में 300 डॉप्सन जो सांद्रता है ओजोन की, ओजोन गैस की, उसमें अगर कमी आ जाए तो वह कमी ही कहलाती है क्या, ओजोन छिद्र। क्या कहलाती है, ओजोन छिद्र। और इस ओजोन छिद्र को अपन यहां लिखते हैं O3 गैस की सांद्रता में कमी। ठीक है, O3 गैस की सांद्रता जो है, जो कि 300 डॉप्सन यूनिट होती है, ये यूनिट है इसकी इकाई, ये डीबी डॉप्सन यूनिट इसकी इकाई है, इसको इससे भी बोलते हैं तो डीबी से बोलते हैं। 300 डॉप्सन यूनिट में अगर कमी आ जाती है तो वो कमी ही ओजोन छिद्र कहलाती है, या ओजोन परत का क्षरण या क्षति कहलाती है। ठीक है, अब ये सबसे पहले कब देखी गई, तो ध्यान रखिए 1885 1885 में एक उपग्रह जिसका नाम है, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे सभी, निम्बस 7। क्या नाम है उपग्रह का, निम्बस 7। इस उपग्रह के माध्यम से सबसे पहले 1885 में निम्बस उपग्रह के द्वारा देखा गया। कहां पर देखा गया, तो ये देखा गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में देखा गया सबसे पहले निम्बस उपग्रह के द्वारा। अच्छा दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पर स्पष्ट करूँ, जब भी हम क्लास लेते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्लास में विशेषकर क्योंकि पूरा एक काल्पनिक सी दुनिया लगती है ना, इसलिए हम कोशिश करेंगे नोटबुक साथ लेके बैठें। नोटबुक साथ लेके बैठने से होता क्या है कि हम उस सब्जेक्ट के प्रति जो हम पढ़ रहे हैं पूरा हम कंसंट्रेट के साथ हम पढ़ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि पांचों ज्ञानेंद्रिय हमारी काम करती है, हमें पूरा जो है अनुभव एक तरह से ऑफलाइन का ही होता है। तो 1885 में उपग्रह का नाम है निम्बस 7। निम्बस 7 के द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र को देखा गया था।
अब आपके मन में ये आएगा ओजोन छिद्र कैसे हुआ? तो ओजोन छिद्र हुआ एक गैस के कारण और कुछ घटकों के कारण, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेंगे 300 डॉप्सन होती है सामान्य स्थिति में ओजोन। अगर इसकी मात्रा 220 डॉप्सन से कम हो जाती है तो उसे माना जाता है ओजोन परत में छिद्र या ओजोन परत की क्षति मानी जाती है। 220 डॉप्सन से कम हो जाता है। सामान्य कितना होता है? 300 डॉप्सन ओजोन परत जो है ओजोन गैस होती है। अगर 220 डॉप्सन जो ओजोन गैस की सांद्रता है उसमें अगर कमी आ जाती है तो हम ये मान सकते हैं कि ओजोन परत का वहां पर क्षति हुई। और ये सबसे पहले देखा गया कहां पर? 1885 में निम्बस 7 नामक उपग्रह के द्वारा देखा गया, अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि ओजोन परत को जो है क्षति कौन पहुंचाता है? भाई जब इतनी ही काम की है, इतना सारा लाभ हमें पहुंचाती है, पृथ्वी को बचाती है, तो इसको क्षति कौन पहुंचा रहा है? तो क्षति भी हम ही पहुंचा रहे हैं, मानव ही पहुंचा रहा है। एक बात आप याद रखिए, इस पूरी पृथ्वी में मानव ने पृथ्वी को जितनी हानि पहुंचाई है ना, जितनी क्षति मानव ने पृथ्वी के लिए की, इस ब्रह्मांड की है, उतना शायद किसी और जीव ने नहीं की होगी। चाहे प्रदूषण की बात करो, ध्वनि प्रदूषण की बात करो, जल प्रदूषण की बात करो, वायु प्रदूषण की बात करो, जितने भी है तमाम प्रकार के प्रदूषण, तमाम प्रकार की परेशानियां मानव ने ही निर्मित की है। तो यहां पर यह भी मानव ने की है। अब मानव ने किया क्या है? तो यहां हम देखेंगे, देखो कुछ चीजें हैं। O3 क्षरण के कारण कैसे कैसे जो है O3 का क्षरण हुआ। तो इसमें O3 क्षरण के सबसे जो मेन कारण है, बड़ा कारण है, वो है एक गैस जिसका नाम है CFC। आपने सुना होगा, 10th क्लास 8th क्लास में ही पढ़ाया जाता है CFC। इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कार्बन की संयोजकता को क्लोरीन और फ्लोरीन पूर्ण करे तो उसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी का नाम है फ्रियोन। आप ऐसे समझिए, सीधा सा याद रखने का तरीका ये है, जो AC होता है या जो फ्रिज होता है और जो शीतलक होते हैं, ठंडा करने की जो भी चीजें होती है, उनमें जो गैस भरी होती है ना, वो गैस कौन सी है? वो CFC गैस है, या इसको बोलते हैं फ्रियोन गैस। कौन सी गैस है? फ्रियोन गैस। शीतलक के काम आती है। तो इस गैस में एक अणु होता है जिसका नाम है Cl, या इसको बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीन अणु है। ये जो क्लोरीन परमाणु जो है, अणु नहीं इसको परमाणु बोलेंगे, क्लोरीन जो परमाणु है ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है ओजोन परत को, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? ये जो ओजोन इस प्रकार से होती है, इस ओजोन पर Cl जो है, Cl का परमाणु जाता है और इस ओजोन को O2+ में ऑक्सीजन में तोड़ देता है, और तोड़ करके स्वयं फिर अलग मुक्त हो जाता है, फिर वापस से दूसरे ओजोन को अणु को तोड़ता है, और इस प्रकार से बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है इस क्लोरीन परमाणु के द्वारा ओजोन परत को। तो इसलिए फ्रियोन जो गैस है वो सबसे ज्यादा क्षति करती है किसको? ओजोन को। इसके अलावा भी बहुत सारे कीटनाशक हैं। कीटनाशक जो हम खेतों में छिड़कते हैं, वो कीटनाशक में बहुत सारे कीटनाशकों में जो ऐसे परमाणु होते हैं कि वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। इसके एरोसोल जो है, एरोसोल स्प्रे जो है, एरोसोल जो स्प्रे है उसके द्वारा भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाई जाती है। इसके अलावा जो अग्निशमन यंत्र जो होते हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुख्य तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह फ्रियोन है, और सबसे ज्यादा क्लोरीन के परमाणु जो हैं वो क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया। अब इसमें सवाल ये है कि भाई ये फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका विकल्प क्या है? क्योंकि AC भी चलाना जरूरी है। आप देखो अभी गर्मियों में टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। आप सोच के देखिए, मानव का टेम्परेचर कितना है? 47, जबकि पहुंच कितना रहा है? 48 डिग्री, जो कि बहुत ज्यादा है। तो उस टेम्परेचर के लिए फ्रिज की भी आवश्यकता होगी, AC की भी आवश्यकता होगी। तो उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए CFC नुकसान पहुंचाती है, तो उसकी जगह पर क्या है? तो एक विकल्प के रूप में, इसके जो विकल्प है उसके रूप में एक नाम आता है HFC, यानी इसका नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन था वो क्लोरीन नहीं है। अब जब क्लोरीन नहीं है तो सबसे ज्यादा क्षति क्लोरीन कर रहा था, अब क्लोरीन क्षति नहीं कर पाएगा। तो इसका बहुत अच्छा विकल्प है आने वाले समय में, और अभी भी जो है कौन सा?
HFC, हाँ जी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये इसका विकल्प है। और एक समझौता हुआ इससे संबंधित ओजोन परत को लेकर के, जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता, यहां लिख देते हैं मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि हुआ 16 सितंबर 1987 को। इसलिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। पर पुनः देखें, पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, ओजोन छिद्र, ओजोन परत क्या है। तो इस पृथ्वी पर जो ओजोन की सांद्रता है, ओजोन गैस की सांद्रता, O3 गैस की सांद्रता जो है समताप मंडल में, वो क्या है, ओजोन परत है। O3 का कार्य क्या है, तो O3 का कार्य है पराबैंगनी किरणों को रोकना। ठीक है, इसके अलावा पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें क्या दुष्परिणाम, क्या नुकसान कर सकती है, तो ऑन का जीन को सक्रिय कर सकती है, जो कैंसर का कारण है। मानव कॉर्निया जो है, आंखों का जो कॉर्निया है, जो कि डोनेट भी किया जाता है, उसको कठोर कर देती है, जिससे दृष्टि जो है धुंधली हो जाती है, स्पष्ट नहीं दिखता। पादपों की उत्पादकता में, फसलों की उत्पादकता में कमी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो जीव हैं उनको भी भयंकर रोग उत्पन्न करती है, और पादपों में रोग करती है, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करती है कौन, यूवी किरणें। ठीक है, इसके अलावा ओजोन छिद्र क्या है, ओजोन गैस की सांद्रता में कमी। और ओजोन गैस की सांद्रता कितनी होती है, तो याद रखिए 300 डॉप्सन। कितनी होती है, 300 डॉप्सन। 1885 में एक उपग्रह है जिसका नाम है निम्बस 7। क्या नाम है, निम्बस 7, लिख लेना इसको अच्छे से। निम्बस 7 जो अंटार्कटिका महाद्वीप, जो अंटार्कटिका जो क्षेत्र है, वहां पर इसके माध्यम से देखा गया ये छिद्र। और ओजोन छिद्र कब माना जाता है, तो याद रखिए 220 डॉप्सन से अगर कम आती है गैस की सांद्रता, ओजोन गैस की सांद्रता, तो इसे हम मान लेंगे क्या, ओजोन परत की क्षति, या ओजोन छिद्र इसे हम कहते हैं। ठीक है, और ओजोन छिद्र को करने वाला सबसे ज्यादा कौन है, तो O3 क्षरण के कारण है, एयरसोल है, क्लोरीन परमाणु है, CFC है, कीटनाशक हैं, ये सारे जो है इनको क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, अब 2 4 5 सवाल इससे लेकर के, कौन कौन से सवाल है यहां पर अपन लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल, ओजोन दिवस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय O3 दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 16 सितंबर। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। दूसरा सवाल बहुत अच्छा यहां से जो पूछा जाता है, ओजोन परत, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है। दोस्तों ये प्रश्न तो इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ओजोन परत जो है उसको किस में मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है डॉब्सन यूनिट में। किस में, डॉब्सन यूनिट में। और इसको लिखते हैं कैपिटल डी स्मॉल बी। हालांकि एक और है, देखो इसको लिखते हैं, ये डेसिबल है, ध्वनि का जो प्रबलता है उसको मापने की इकाई है, जबकि ये क्या है, डॉब्सन यूनिट है, ओजोन परत को मापने। ध्यान रखेंगे इसके साथ में, स्मॉल डी कैपिटल बी, ये क्या है, ये ध्वनि तीव्रता, ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल, जबकि ये डीबी जो है वो क्या है, डॉब्सन यूनिट है, ओजोन परत को मापने की इकाई। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, देखिए अगला सवाल कौन सा, ये जो ओजोन है सबसे ज्यादा क्षति O3 की सर्वाधिक क्षति कौन करता है, सर्वाधिक क्षति कौन करता है, तो कौन करता है, फ्रियोन गैस। या ऑप्शन में अगर फ्रियोन गैस नहीं है तो हम कहेंगे क्लोरीन परमाणु। कौन करता है, क्लोरीन परमाणु करता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न और इससे, कौन से उपग्रह के द्वारा देखा गया, निम्बस 7 द्वारा, निम्बस 7 एक उपग्रह कह सकते हैं, निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा कहां पर, अंटार्कटिका जो क्षेत्र है वहां पर ओजोन छिद्र सबसे पहले देखा गया। ओजोन छिद्र कहां देखा गया, तो हम कहेंगे निम्बस 7 उपग्रह द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र पर ओजोन जो छिद्र है वो देखा गया। और ओजोन छिद्र कब माना जाता है, तो याद रखिए 220
डॉब्सन यूनिट से कम अगर हो ओजोन गैस की सांद्रता तो इसे माना जाता है क्या, ओजोन छिद्र। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ओजोन गैस कहाँ है, किस मंडल में है, तो हम कहेंगे किसमें, समताप मंडल, सम ताप मंडल में ये है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए, वो क्या है, वो सवाल ये है कि ओजोन परत समताप मंडल में तो मानवों के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। वो हमने देख लिया कि लाभदायक है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों से बचाने का काम करती है। लेकिन यही ओजोन गैस अगर हमारे पृथ्वी पर इस वायुमंडल में आ जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है, जहां पर अपन श्वसन क्रिया करते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये गैस हमारे लिए लाभदायक है या ये जो है कोई परेशानी का कारण बन सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।